डियर स्टूडेंट, जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, एलसी सर्किट्स। एलसी सर्किट्स, इसको एलसी ऑसिलेशंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों, हम आगे समझेंगे। इस टॉपिक से आईआईटी जे में ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है पूरा और एक आध दो बार और भी क्वेश्चन पूछे गए, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ईएमआई चैप्टर का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जब हम देखते हैं उसको समझने से पहले हमें एक बेसिक एसएचएम इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी एसएचएम में हमने सॉल्व करना सीखा है, उसका यहाँ पर भी बहुत यूज है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, देखो d2x/dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस बी, राइट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। इसका सॉल्यूशन यहाँ ओमेगा और बी हमारे कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं y2 लिख रहा हूं, d2x/dt/2 को शॉर्ट में y2 भी लिखते हैं, माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर 4 के बराबर हुआ और 7 मेरा b हो गया, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो x का सॉल्यूशन क्या होता है, a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस स्मॉल b बाई ओमेगा स्क्वायर। यहां पर a और b मेरे अननोन कांस्टेंट है, जिसको हमें सर्किट में t इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यूज दी होंगी। यहां x की वैल्यू मान लो कुछ x नोट दी हुई है, x डॉट यानी dx/dt x नोट होगा। जैसे एलसी ऑसिलेटर में मान लो q और i, तो q ये हो गया और Q डॉट यानी dq/dt को हम क्या कहते हैं, I। उनकी कुछ वैल्यूज दी होंगी, उनकी हेल्प से हम कैपिटल A और B को सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल A और B मेरे अननोन कांस्टेंट है। तुम कहोगे सर कैसे फाइंड हो सकता है, देखो t इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो t इज इक्वल टू 0 डालने पर cos ओमेगा t क्या हो जाएगा 1 और sin ओमेगा t मेरा क्या हो जाएगा 0। तो x नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह क्या डालूंगा x नोट, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू x नोट है, तो एक्स नोट डाल दूं, तो ये हो गया 1, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कोई फिक्स रूल नहीं होता कि ए के साथ कभी साइन सीटी लिख सकते हो, बी के साथ कॉस थीटा लिख सकते हो, अपनी तरफ से लिखना है, वो कोई फिक्स रूल नहीं है। कभी हो सकता है मैं सोल्यूशन में ए साइन सीटी ले लूं, कभी ए कॉस ओमेगा टी ले लूं, ओमेगा हो सकता है, ओमेगा की जगह कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ओमेगा ही सिंबल ही कांस्टेंट लेना जरूरी है। ये सब सिंबल लिए गए, ठीक है। तो x नोट ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, तो x नोट इज इक्वल टू a, ये हो गया 0 प्लस b बाई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से देखो एक अननोन कांस्टेंट a की वैल्यू क्या आ गई, x नोट माइनस b बाई ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज मुझे दी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे ये वैल्यूज थी ऐसे इनकी भी कुछ वैल्यूज होगी, तो कैपिटल ए सॉल्व हो गया। अब आ जाओ इस इक्वेशन पर। ये इक्वेशन मेरी dx/dt है, कैसे निकालिए, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t और sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन प्लस cos ओमेगा t। तो जब t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू में कैपिटल X नोट डालूंगा, तो ये फैक्टर तो मेरा 0 हो गया और ये फैक्टर मेरा 1 हो गया, तो यहां से मेरा b आ जाएगा। अच्छा, बहुत बार इक्वेशन ऐसी होंगी कि उसमें ये फैक्टर होगा ही नहीं, ना होने का मतलब है कि ये गायब है, यानी कि वैल्यू 0 है, तो यहां पर भी इस वैल्यू को हम गायब कर देंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप दिमाग में रखना, इसका एसएचएम में भी बहुत यूज है, और एलसी ऑसिलेशन सर्किट को जब हम आगे लेक्चर में सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन का बहुत यूज आना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने एसएचएम चैप्टर में ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि यूज होगी। तो डियर स्टूडेंट, जरा अब हम एलसी सर्किट पे चलते हैं, देखते हैं इस इक्वेशन का यूज कैसे होगा। At t is equal to 0, capacitor C has charge Q and switch S is made to close. T is equal to 0 पर हम इस स्विच S को क्लोज कर रहे हैं। At any instant t हमने मान लिया कि सर्किट पे चार्ज Q हो गया और करंट I हो गई। होगा क्या कि जब तुम इस सर्किट को बंद करोगे, इस स्विच को बंद करोगे, तो तुमने आरसी सर्किट में पड़ा हुआ है एक चार्ज कैपेसिटर एक बैटरी की तरह से बिहेव करता है, तो ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज लगा देगा, तो उसकी वजह से वोल्टेज मतलब एक तरीके से फोर्स टाइप का काम करती है यहाँ पर, तो वो वोल्टेज धीरे धीरे इस सर्किट में करंट बिल्ड कर देगी। तो किसी इंस्टेंट टी पर इसमें हम करंट मान लेते हैं आई। अब अगर मैं इस सर्किट में मिस्टर एक्स वाले फॉर्मूले से इक्वेशन बनाऊं, तो वो मेरी इक्वेशन आएगी L di/dt माइनस Q बाई C इक्वल्स टू 0। तो di/dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाई LC इंटू Q। अब हमें मालूम है कि ये करंट आई है सर्किट में, तो हम ऑलरेडी आरसी सर्किट में चीज पढ़ चुके हैं कि जब करंट आई ऐसे होती है तो आई की रेट से क्यू डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। आई की रेट से क्यू क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी क्यू बाई डी टी।
और जब आई इस तरह से दिखाते हैं प्लस प्लेट पे इन हो रही हो, तो उस केस में आई की रेट से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो हम उसको प्लस dq बाई dt बोलते हैं। तो यहां पर आई की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, सॉरी ये प्लस साइन आएगा यहां पर, क्योंकि माइनस क्यू बाई सी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जरा हम आई की वैल्यू को जरा हम डाल दे, तो आई की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस dq बाई dt, तो ये इक्वेशन आ जाएगी d2q बाई dt2 माइनस 1 बाई LC। इस माइनस साइन को यहां पे आई को माइनस dq बाई dt रखेंगे तो माइनस साइन उधर चला गया इंटू क्यू, यानी ये इक्वेशन आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने से पहले मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो Q है और I जिसको तुमने डिफाइन किया Q डॉट यानी dq बाई dt, इसकी वैल्यूज पहले लिख लेना। तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं सर्किट को कंपेयर करूं तो इस Q की वैल्यू Q थी, और स्विच बंद करते इंडक्टर तो पहले तो अनचार्ज था, अनचार्ज सर्किट, ये इंडक्टर इनिशियली कैसे बिहेव कर रहा होगा, ओपन सर्किट की तरह, इसमें वोल्टेज आएगी लेकिन करंट नहीं आएगी, तो इनिशियली इसमें जो करंट की वैल्यू रही होगी वो 0 रही होगी, यानी क्यू डॉट आई भी कह सकते हो और क्यू डॉट भी कह सकते हो। ठीक है, अभी हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना सीखा है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा Q इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, उससे फर्क नहीं पड़ता ये और B के साथ कौन से कोएफिशिएंट ले रहे हो, B cos ओमेगा टी, तीसरी टर्म नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस कांस्टेंट वाली टर्म 0 है, जब प्लस कांस्टेंट वाली टर्म 0 होती है तो डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस B बाई ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो I मुझे यहाँ पे माइनस dq बाई dt चाहिए, ध्यान रखना, इज इक्वल टू आई, प्लस dq बाई dt नहीं, माइनस dq बाई dt चाहिए, इज इक्वल टू आई। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे उसमें प्लस, मैं आई को प्लस dq बाई dt लिखूंगा, तो ये सब छोटे छोटे वेरिएशंस आपके होते रहेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस dq बाई dt इज इक्वल टू आई, तो क्या सॉल्यूशन आएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा t, राइट। अब हमें यहां पर a और b हमारे क्या है, अननोन कांस्टेंट है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, इन a और b की वैल्यू को फाइंड करना। और ओमेगा यहां पर हमारा क्या है, जो अगर हमने, जो ये भी याद रखना, जो हमने कंपेयर किया था तो ओमेगा स्क्वायर मैंने 1 बाई LC को लिखा था, तो ओमेगा की वैल्यू देखो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि L और C दोनों ही वेरी नहीं करते, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या, 1 बाई रूट LC। तो t इज इक्वल टू 0 पर Q की वैल्यू में कैपिटल Q डालूंगा, तो कैपिटल Q साइन ओमेगा t की वैल्यू 0 हो जाएगी, a इंटू 0 प्लस b इंटू 1, यानी b की वैल्यू आ गई कैपिटल Q। सिमिलरली I की वैल्यू को 0 डाल देते हैं और t इक्वल टू 0 पर cos ओमेगा t हो जाएगा 1, तो यानी a ओमेगा I की वैल्यू में डाल रहा हूं 0 इज इक्वल टू a ओमेगा आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 0। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई, b की वैल्यू कितनी आई q और a की वैल्यू कितनी आई 0। तो इससे मेरे पास q और I का सॉल्यूशन आ गया। अब जरा इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, और ये ऑसिलेटरी एसएचएम फंक्शन का यहाँ क्या रोल है, जरा उसको डिटेल में अब हम थोड़ा समझते हैं और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझते हैं कि ये इस सर्किट में ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, उस सारी चीजों को जरा हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने एलसी सर्किट का एक बेसिक सॉल्यूशन लिया है। यहाँ हमारे पास हमने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज q था, किस इंस्टेंट पे चार्ज q करंट I माना, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व की आई q इज इक्वल टू कैपिटल Q cos ओमेगा t, a और b की वैल्यू को हमने पुट कर दिया और I का सोल्यूशन मेरा आया माइनस dq बाई टी dt इज इक्वल टू q ओमेगा साइन ओमेगा t। ये हमारे पास दो बेसिक सॉल्यूशन आ गए। यहां पर ओमेगा की वैल्यू मेरी आई थी 1 बाई रूट LC, तो ओमेगा को अब इस फंक्शन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ओमेगा अपॉन 2 पाई और टाइम पीरियड 2 पाई पाई ओमेगा, यानी 2 पाई रूट LC। ये साइनसोइडल फंक्शन है, तो बट ऑब्वियस है कि ये किसी ना किसी इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को
रिपीट करते चले जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर Q का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, और I का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये प्लस Q से माइनस Q के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और ये I मैक्स से माइनस I मैक्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, जहां पर I मैक्स मैंने किसे कहा, Q ओमेगा को। अब ये प्लस Q माइनस Q ऑसिलेट करने का यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस चीजों को जरा हम समझते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम इस सर्किट की ओर देखते हैं। पहले इसकी जरा एनर्जी की बात करें। इस सर्किट की एनर्जी, किसी भी समय सर्किट की अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं तो एनर्जी इन इंडक्टर और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का सम है, यानी हाफ Li स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 2C, यानी हाफ L, I की वैल्यू है Q ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C, और ओमेगा का स्क्वायर है ये। ओमेगा की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर दूं 1/2LC, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C हमारा, इसको सिंप्लीफाई करूं कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये वैल्यू Q स्क्वायर बाई 2C एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कर रही है, और एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर वो भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर हम इसके ग्राफ बनाएं, हम एनर्जी का भी ग्राफ बनाते हैं साथ में, यहीं पर ही इसको प्लॉट कर लेते हैं इसी जगह। तो अगर मैं EQ एनर्जी स्टोर वर्सेस इंडक्ट इसका ग्राफ बना रहा हूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी अगर आप बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आएगा। और अगर टोटल एनर्जी, ध्यान समझना, टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी यहां इन दोनों की ऑसिलेट करे, क्योंकि सर्किट में करंट और ये चार्ज कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और टोटल एनर्जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस सर्किट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों है? तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वो इसलिए भी है क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो जब रेजिस्टेंस नहीं है तो इस सर्किट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है। तो कैपेसिटर इस पर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, और ऐसे यही चीज इंडक्टर के साथ भी हो रहा है। देखो ये एनर्जी है, ये जीरो हुई, फिर बढ़ी, फिर जीरो हुई। अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफ को यहाँ पे लाइन बना ले, ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है। हमें पता है कि स्क्वायर फंक्शन की ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होगी, राइट। ये सब चीज हम SHM वाले टॉपिक्स में सीख चुके हैं, और हमें मालूम भी है कि साइन स्क्वायर ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है वो साइन ओमेगा टी की डबल होती है, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी के फंक्शन के हिसाब से वेरी कर जाते हैं। तो ओमेगा ई इज इक्वल टू 2 ओमेगा होगा। और ऐसी अगर हम इंडक्टर की भी बात करें तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डबल है, टाइम पीरियड आधा है। तो यहां पर इनकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, मगर टोटल एनर्जी क्या है सिस्टम की, कांस्टेंट है। ये चार्जेस प्लस Q से माइनस Q तक वेरी करने का एक ये मैथमेटिकली तो है, जरा इसको थोड़ा इसकी सेंस समझते हैं कि यहाँ इस सर्किट में ऐसा हो क्या रहा है, इसको जरा थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब तक सारी चीजें मैथमेटिकली डिस्कस हुई, अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझने की और कोशिश करते हैं। सॉल्यूशंस तो आ गए सारे, लेकिन जरा इसकी थोड़ी फीलिंग लेते हैं कि ये प्लस Q और माइनस Q, ये इसका मतलब क्या है। देखो अब जरा हम चार्ज ऑसिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ज यहाँ पे देखो फंक्शन ये है, इसका मतलब वो क्या रहा है इस सर्किट में। देखो इनिशियली क्या है कि इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, कैपेसिटर के पास ही सब एनर्जी है। तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी से ही इस सर्किट में चार्ज फ्लो करा रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी का फंक्शन भी क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा टी। चार्ज ये cos अगर हम देखें तो 0 से T/4 तक ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो और करंट 0 से T/4 तक इंक्रीज हो रही है, तो हमने A से B की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, इसलिए करंट 0 से Im एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रही है, और ये मैक्सिमम वैल्यू Im क्या है, Q ओमेगा। तो पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो इंडक्टर में करंट बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा T=T/4 पर, जब कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर में भी मैंने एक प्लेट P1 ली गई है, ये भी ध्यान रखना। हम प्रॉब्लम में हमने इस P1 प्लेट को लिया है, जिसके चार्ज को मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इनिशियली इस पर प्लस Q चार्ज था। तो फाइनली T=T/4 जब फाई की वैल्यू अगर हम ओमेगा टी यानी
2π/t इंटू टी से देखें तो 5 उस समय कितना हो जाएगा, π/2। ये वैल्यू 0 हो जा रही है और ये वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है, तो कैपेसिटर अनचार्ज हो जा रहा है और इंडक्टर ऐसे मैक्सिमाइज। अगर मैं एनर्जी को बार ग्राफ से दिखाऊं तो t = 0 पर सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, EQ के पास, कैपेसिटर EC, इसकी एनर्जी को EC बार ग्राफ से दिखाते हैं। और इंडक्टर के पास कोई एनर्जी हो, जब t = t/4 आया तो ये सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास ट्रांसफर हो गई है और कैपेसिटर अनचार्ज हो गई। ये रही प्लेट P1, ये रही प्लेट P2, ये रहा प्लस माइनस का साइन करंट के हिसाब से, इसलिए जो करंट है वो प्लस IM कहलाई। करंट प्लस IM माइनस IM का मतलब यहां डायरेक्शन से होगा और A से B की डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया है। क्वेश्चन में ये भी देखना होता है, अगर मान लो B to A करंट हमें ग्राफ में प्लॉट करना होता तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करके जो शेप आती वो दिखाता। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब भाई ये तो अनचार्ज हो गया तो एक तरीके से वायर हो गया। अब इंडक्टर अपनी करंट को जीरो नहीं होने देगा, इंडक्टर अपनी करंट को जो मेंटेन करेगा, तो जब ये करंट जाएगी तो करंट की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज लो, तो अब P2 प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और P1 प्लेट पे माइनस, और एक टाइम आएगा t = 3t/4, ये टाइम। तो पहले हम t/2 की बात कर ले, t = t/4 हो गया। अब t = पहले हम लेते हैं t/2, तो t/2 पे क्या होगा कि ये चार्ज -q0 हो जाएगा और इंडक्टर की करंट 0 हो गई। ये प्लेट प्लस क्यों, अब देखो यहां पे ये प्लस 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 चार्ज ऐसे जा रहा है, इस प्लेट को प्लस क्यू बना देगा, इस प्लेट को -q बना देगा और इंडक्टर की करंट इस इंस्टेंट पे 0 हो गई। यानी बार ग्राफ में अगर एनर्जी को दिखाओगे तो सारी की सारी एनर्जी देखो, पहले एनर्जी गई इंडक्टर के पास, अब इंडक्टर से वापस कैपेसिटर के पास बिल्ड हो गई अगले t/4 टाइम में। अब इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया, A से B डायरेक्शन ऐसे ही है, तो इंडक्टर बैटरी की तरह काम करने लग गया। अब इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर अपने चार्ज के कारण फिर से वही सर्किट शुरू होगा, लेकिन अब वो करंट देखो, इसीलिए अब ये P1 का चार्ज दिखा रहे थे, अब ये समझो, इसीलिए ये P1 प्लेट पे ये चार्ज प्लस Q0 से -Q0 किया, यानी प्लस Q से -Q हो गया, राइट। अब क्या होने जा रहा है इस सर्किट में, अब ये फिर से चार्ज है, ये अब करंट फ्लो कराएगा, और करंट कैपेसिटर कैसे फ्लो कराता है, अपने प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ, बैटरी की तरह बिहेव करता है। अब पहले इसने करंट देखो, शुरुआत जो प्लस थी तो इसने करंट ऐसे फ्लो कराई थी, अब ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, यानी कि इधर की तरफ अब ये फ्लो कराना शुरू कर देगा। इसके बाद करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, ये चार्ज अब डिक्रीज हो रहा होगा, और 3t/4 टाइम पे क्या होगा, ये फिर से अनचार्ज हो जाएगा, t = 3t/4, ये फिर से अनचार्ज हो जाएगा, पर इसमें करंट अब IM मैक्स हो जाएगी, पर उसकी डायरेक्शन अब A से B ना होकर इस बार मैक्सिमम करंट की डायरेक्शन B to A है। इस पॉइंट पे मैं पहुंच गया, इसलिए करंट -IM आई है और कैपेसिटर फिर से अनचार्ज हो गया। देखो ये एक सिचुएशन पहुंच गई, यानी कि एनर्जी इसके बाद फिर जो कैपेसिटर के पास एनर्जी गई थी फिर वो इंडक्टर के पास चली गई। अब करंट ऐसे हो गई, यानी कि अब प्लस प्लस चार्ज फ्लो की डायरेक्शन ऐसे हो गई है, यानी P1 अब फिर से पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की तरफ बढ़ रही है। अब P1 डिस्चार्ज हो चुकी है, ये P1 पे 0 चार्ज हो चुका है, ये P1 का ग्राफ है। अब ये फिर से सर्किट चलेगा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत की थी, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो ये ग्राफ यही बता रहे, इसीलिए साइनसोइडल फंक्शन है। एनर्जी लॉस है नहीं, एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, तो ये एक साइकिल है जो चल रही है। तो जो प्लेट पॉजिटिव है वो पहले पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, 0 यानी न्यूट्रल होती है, फिर माइनस चार्ज आता है उतना फिर न्यूट्रल हो जाती है। तो इसलिए ये ग्राफ ऐसे आते हैं, और इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, ये दोनों फंक्शन कभी इंक्रीजिंग नहीं होते। Q और I के फंक्शन के बीच में हमेशा तुम्हें एक फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा फाई = π/2 अगर ना मिले, देखो ये साइन फंक्शन, ये कॉस फंक्शन, दोनों में हमेशा एक π/2 का फेज डिफरेंस इन फंक्शन में हमेशा मिलेगा। एक की एनर्जी बढ़ रही होगी तो दूसरे की एनर्जी घटती है, और टोटल एनर्जी सर्किट की कांस्टेंट रहती है। अब ये थी हमारी बेसिक थ्योरी ऑफ एलसी ऑसिलेशन। अब हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करना सीखेंगे, और इसमें बहुत डिफरेंट टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने एलसी सर्किट की बेसिक थ्योरी समझी, हम उस पर बेस्ड एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया कि इनिशियली द कैपेसिटर इज चार्ज। देखो जो पिछली प्रॉब्लम थी उसमें कैपेसिटर चार्ज था, इंडक्टर के पास से करंट नहीं थी, इसमें इंडक्टर में भी करंट दी गई है।
ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है जेई के लिए, और ज्यादातर इसी तरह की प्रॉब्लम रहती है। कभी इंडक्टर में चार्ज करंट होगी, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, या दोनों में ही इंडक्टर में करंट हो सकती है, कैपेसिटर के पास भी इनिशियली चार्ज हो सकता है। तो एक अच्छी प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं। तो इससे हमें जेई और मेंस एडवांस दोनों की जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने का तरीका हमें समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक तरीके से हमें करना है। और इसमें कहा गया कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू द इंडक्टर विच इज इन स्टडी स्टेट। ठीक है, इस समय इंडक्टर स्टडी स्टेट में, नाउ स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 क्विकली, देन फाइंड चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखते हैं अब इसे कैसे करना है। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें दिया गया वो ये कहा जा रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू द इंडक्टर। तो यार यहां पर इंडक्टर में स्टोर अगर एनर्जी निकाल लेंगे तो उससे कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसको मैं क्यू आई कह लेता हूं। और इंडक्टर की इनिशियल करंट को लेट से हम आई नोट मान लेते हैं। तो आई नोट की वैल्यू क्या आएगी, हाफ एल, सॉरी आई नोट की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन बाई आर, क्योंकि स्टडी स्टेट में तो एक वायर कितने बिहेव कर रहा होगा। तो आई नोट की वैल्यू होगी एल बाई आर। तो क्यू आई स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू हाफ एल आई नोट स्क्वायर। तो क्यू आई 2 से 2 कट जाएगा, आई नोट अंडर रूट एल सी। तो ये मेरे को कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज मिल गया। राइट, तो पहले तो मैंने ये फाइंड कर लिया। अब स्विच को तुमने शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा। स्विच को हमने शिफ्ट करा जैसे ही, तो इंडक्टर अपनी करंट को मेंटेन रखेगा। तो पहले हमारा इंडक्टर हो गया, इंडक्टर के पास ही आई नोट करंट है। तो ये आई नोट ऐसे ही मेंटेन रहेगी। ठीक, अब कुछ देर बाद किसी इंस्टेंट टी पर इस करंट को आई मान लो और कैपेसिटर के चार्ज को प्लस माइनस क्यू ऐसे आई दिखा लो। राइट, तो इस आई और क्यू में क्या रिलेशन आया, क्योंकि ये आई प्लस से बाहर आ रही है। अगर रिवर्स होती तो हम देख लेते हैं, यहां पर हमने सीखा भी था। तो आई का सोल्यूशन है माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, मिस्टर एक्स की हेल्प से पूरा पोटेंशियल इक्वेशन वही बनेगी। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना, तो सीधा सॉल्यूशन क्यू का सॉल्यूशन यहां पर हमारे पास क्या आएगा इस सर्किट का, या लिख भी बना भी लेना। कभी कभी बी आता भी है तो हमें पता नहीं चलेगा इक्वेशन में बी आना है कि नहीं आना है, तो एक बार बना ही लो। तो एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, प्लस से माइनस, और आई वैल्यू डाल दो माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो डी टू क्यू बाई डी टी 2 माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता ही है, तो क्यू का सॉल्यूशन आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 1 बाई रूट एल सी, प्लस बी कॉस ओमेगा टी। मेथड वही है, इसका डिफरेंशिएट कर दो तो आई आ जाएगा, और माइनस डी क्यू बाई डी टी रहना, ये चीज ध्यान रखना। देखो, क्योंकि करंट हमने ऐसे लिया तो ये आई की रेट से क्यू डिक्रीज हो रहा है। तो आई की वैल्यू यहां से जब डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस ओमेगा टी होगा। ये माइनस साइन है, माइनस डी क्यू बाई डी टी ले रहे हो। ये आएगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, एक माइनस साइन यहां पर बैठता तो उससे ये चीज प्लस आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसका सॉल्यूशन लिया आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये हमारी डिफरेंशिएट करके ये वैल्यूज आ गई। आई की वैल्यू आई, ए साइन, हमने क्यू का सॉल्यूशन ये माना, और आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव प्लस आता है तो वो माइनस हो गया, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस आता है तो वो प्लस में हो गया। अब हमें क्या करना होता था, सेकंड स्टेप याद करो। जब ये हो जाए, ये मेरी क्यू आई की वैल्यू है, इसको हमें जरूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। दिस इज अवर क्यू आई, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब हमें t इक्वल टू 0 पे वैल्यू चाहिए होती है। t इक्वल टू 0 पर क्यू 0 नहीं था,
t इज इक्वल टू 0 पर q की वैल्यू थी क्यू आई। अब देखो इसमें a टू b पॉइंट ये तुमने डिफाइन किया, ये i ऐसे था और इनिशियली i नोट भी इसी डायरेक्शन में था। अगर i नोट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो उसकी वैल्यू माइनस i नोट दी जाती। तो q इज इक्वल टू क्यू आई है, जिसकी वैल्यू मेरी i नोट रूट LC है, ठीक है। और i की वैल्यू 0 नहीं है, i नोट है, और i नोट मेरा क्या है, एप्सिलॉन बाई r। अब इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हमें यहाँ पर a और b फाइंड करने होते हैं, उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे, t इक्वल टू 0 पर जरा इसमें t इक्वल टू 0 डालो तो वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू q यानी क्यू आई, आई नोट रूट LC। और देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ये आई नोट बाई ओमेगा हो गया फैक्टर। रूट LC को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट LC। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नोट बाई ओमेगा। कैसे, देखो इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 डाला हूं, ध्यान से समझना, t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू 1 होके ये b बचा, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, और q की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, क्यू आई, जो कि आई नोट बाई ओमेगा है। तो b का आंसर आ गया आई नोट बाई ओमेगा। अब इस इक्वेशन पे चलते हैं। अब जब हम इस इक्वेशन में जा रहे हैं तो t इक्वल टू 0 डालेंगे, तो t इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर हो जाएगा 1, तो माइनस a ओमेगा इज इक्वल टू आई कितना है हमारा, आई नोट। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई नोट बाई ओमेगा। यानी इस इक्वेशन में a और b मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस एक प्लस आई नोट बाई ओमेगा है और एक माइनस आई नोट बाई ओमेगा है। तो इसको जरा हम पुट कर दें, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। हमें q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, दोनों आ गए। कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेते तो फंक्शन आ जाए तो ग्राफ भी बना सकते हो। तो q के सोल्यूशन क्या हो गया, आई नोट बाई ओमेगा कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस का प्लस कॉस ओमेगा टी फॉर्म आ गई। अब यहां पर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर ले तो क्यूब इट कैन बी रिटन एज आई नोट बाई रूट 2 ओमेगा इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस ओमेगा टी। यानी ये वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 4 और ये हो गई कॉस पाई बाई 4। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, आई नोट रूट 2 बाई ओमेगा साइन पाई बाई 4 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन पाई बाई 4 कॉस ओमेगा टी है, तो यानी ये हो गया साइन पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी वाला फंक्शन। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड आंसर की। तो आई का फंक्शन हमारा आ ही चुका था, उसमें पुट कर दें। तो आई का फंक्शन हमारा क्या आया हुआ था, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ए की वैल्यू मेरी थी माइनस आई नोट बाई ओमेगा, और बी की वैल्यू आई थी प्लस आई नोट बाई ओमेगा। इसको जब मैं पुट करूंगा तो आई ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आई नोट तो मैं ए की वैल्यू माइनस आई नोट बाई ओमेगा डालूंगा तो ये कॉस ओमेगा टी भी प्लस हो जाएगा और ये साइन ओमेगा टी भी प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें प्लस में है, तो ये फंक्शन मेरा हो गया i इज इक्वल टू रूट 2 आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, और ये आया मेरा पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इन दोनों फंक्शन के बीच में अब इनके मैं ग्राफ प्लॉट करूं
तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा और एक फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया और ये मेरा क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, मैग्नीट्यूड भी और फंक्शन भी। तो हमें फाइनली एक चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो था कि एक जस्ट इक्वेशन लिखो, एक जनरल सॉल्यूशन लिया। जनरल सॉल्यूशन लेना बहुत आसान है, आपको केवल एक सॉल्यूशन लेना है, Q इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी प्लस स्मॉल b बाई ओमेगा स्क्वायर, अगर ये टर्म है तो। और बाकी इसका I के साथ रिलेशन देख लो। फिर t इज इक्वल टू 0 की जो आपकी वैल्यूज आई हुई हैं आप उसे पुट कर दीजिए, तो आपका अपने आप ये दोनों फंक्शन सॉल्व होके आ जाएंगे। और उसके बाद हम आसानी से हम इनका मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए कि भाई चार्ज के मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो वो भी बता सकते हो, इनके ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो फंक्शन आने के बाद मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ बताना वो सब बहुत ही आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये इक्वेशन बनाइए, ये सॉल्यूशन लो और उसके बाद केवल t इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट करो, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंट आपको और क्लियर कर देता हूं। देखो हमें पता है कि साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूं तो इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई नॉट रूट 2 बाई ओमेगा इंटू साइन पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू बन जाएगी आई नॉट बाई रूट 2 इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस हो जाएगा और पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4। अब जरा एक बार Q के फंक्शन को देखो और I के फंक्शन को देखो। यहां से कंपेयर करने पर हमें वो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा था, पर एक बात ध्यान से समझना, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस यहां पर है। और कभी भी कंपेयर करो तो जब भी कंपेरिजन करो तो पहले ओमेगा टी का साइन सेम बना लेना। ठीक है, कई बार स्टूडेंट के कह जाते हैं अच्छा सर ये जो आपको सोल्यूशन आया इन दोनों की जो फेज डिफरेंस तो पाई बाई 2 है नहीं, जो आपने कहा था वो हमेशा होता है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये जो इसका फंक्शन आया है, अब देखो अब ये सेम हो गया, यहां ओमेगा टी प्लस था तो यहां भी ओमेगा टी प्लस हो गया। अब ये 3 पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4, अब 3 पाई बाई 4 में से अगर पाई बाई 4 माइनस कर दो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों का, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2। तो चार्ज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस आया है वो पाई बाई 2 आया। और ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आएगा। अगर कभी नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपने फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज करके क्रॉस चेक कर लो। और ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कंपेयर करते समय जो मैंने बताया है। और ये फेज डिफरेंस हमेशा आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा।